हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गोली दर्पण और गोली दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाओं के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, और दूसरा तल परावर्तक तल होता है जो कि चमकदार होता है। यानी गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के काटे गए भाग होते हैं, जिसमें दो तल होते हैं। एक तल होता है आपका उभरा हुआ और दूसरा आपका होता है धंसा हुआ। इन दोनों तलों में से एक तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, और जो दूसरा तल होता है वो आपका परावर्तक तल होता है। हमने आपके सामने दो गोली दर्पण लिए हैं। पहले गोली दर्पण को आप देखिए। पहले गोली दर्पण में उभरे हुए तल पर पारे या चांदी की पॉलिश की गई है और धंसे हुए तल को परावर्तक तल कहा गया है। जबकि दूसरे गोली दर्पण में आप देख रहे हो कि धंसे हुए तल पर पारे या चांदी की पॉलिश की गई है और उभरे हुए तल को परावर्तक तल कहा गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अवतल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो, यानी अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर पारे या चांदी की पॉलिश की जाती है। यानी अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, और जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उस पर क्या किया जाता है, पारे या चांदी की पॉलिश की जाती है। तो हमने आपके सामने एक अवतल दर्पण लिया है। चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसके धंसे हुए भाग पर जैसे ही प्रकाश की कोई किरण आपतित होती है वह पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है। तो इसका मतलब जो इसका धंसा हुआ तल है वो आपका कैसा तल है, परावर्तक तल है। और जो आपका उभरा हुआ तल है जो कि डॉटेड लाइनों से दिखाया गया है, इस पर क्या किया गया है, पारे अथवा चांदी की पॉलिश की गई है और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट किया गया है। तो इस प्रकार आप अवतल दर्पण के बारे में जान गए होंगे कि अवतल दर्पण में जो आपका परावर्तक तल होता है वो आपका धंसा हुआ होता है और उभरे हुए तल पर पारे या चांदी की पॉलिश की जाती है। अब हम चलिए उत्तल दर्पण के बारे में आपको बता देते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो, यानी बाहर की ओर उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। और इस प्रकार के दर्पण में धंसे हुए तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण में जो आपका उभरा हुआ तल होता है वो आपका परावर्तक तल होता है, और जो धंसा हुआ तल होता है उस पर पारे या चांदी की पॉलिश की जाती है। तो हमने आपके सामने एक उत्तल दर्पण लिया है। आप चित्र को ध्यान से देखिए। हमने उत्तल दर्पण के जैसे उभरे हुए तल पर प्रकाश की किरण को आपतित किया, वह पुनः उसी माध्यम में वापस हो गई। इसका मतलब जो उत्तल दर्पण का उभरा हुआ तल होता है वो आपका परावर्तक तल होता है, और धंसे हुए तल को हमने डॉटेड लाइनों से दिखाया हुआ है। यानी धंसे हुए तल पर पारे या चांदी की पॉलिश की गई है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण में जो आपका उभरा हुआ तल होता है वो आपका परावर्तक तल होता है, और जो धंसा हुआ तल होता है उस पर आपकी पारे या चांदी की पॉलिश की जाती है। तो अब आप लोगों को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी क्रम में आप लोगों को हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। हम एक एक परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली परिभाषा है हमारी दर्पण का ध्रुव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। आप चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में दर्पण का जो परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु हमने P माना है। इस बिंदु P को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
तो चित्र में आपने दर्पण के ध्रुव को पहचान लिया होगा कि दर्पण का जो ध्रुव होता है वो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार आप दर्पण के ध्रुव की परिभाषा को समझ गए होंगे कि जो दर्पण का ध्रुव होता है वो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है। चलिए अब इसी क्रम में हमारी दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और यह वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है, यानी वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग है। और जो ये वक्रता केंद्र होता है वो अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। चलिए इसको हम चित्र में समझा देते हैं। हमने आपके सामने एक अवतल दर्पण लिया है और एक लिया है उत्तल दर्पण। आपको अवतल दर्पण में अभी बताया गया है कि जो परावर्तक तल होता है वो दबे हुए तल से होता है, यानी धसे हुए तल से होता है। तो आपको वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में धसे हुए तल की ओर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि धसे हुए तल से कुछ दूरी पर एक बिंदु C है। इस बिंदु C को ही हम क्या बोलते हैं, इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर कुछ दूरी पर आपका बिंदु C उपस्थित है। जो ये बिंदु C है इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। तो आई होप आप लोगों को वक्रता केंद्र भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारी अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को भी जान लेते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अभी हमने आपको बताया कि जो आपका वक्रता केंद्र होता है वो उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग है। तो जो वक्रता केंद्र आपका C है और जो आपका दर्पण का ध्रुव है, अभी दर्पण के ध्रुव के बारे में भी आपको बताया कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो जो आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है, C और आपका जो ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा जो होती है ये आपके दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो चित्र में आपको मुख्य अक्ष दिखाई जा रही है। ये जो आपकी रेखा PC है ये दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली ये रेखा है PC, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है। तो अब आप लोगों को मुख्य अक्ष की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अगली परिभाषा हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अभी इसके पहले हमने आप लोगों को वक्रता केंद्र की परिभाषा बताई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसमें बताया था हमने कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। सेम वैसे ही कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब चित्र में इसको समझ लीजिए। चित्र में आपके सामने हमने एक गोली दर्पण लिया है। आप सभी लोग जानते हो कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं और दर्पण के ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है ये आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वक्रता त्रिज्या की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब चलिए हमारी अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और मुख्य फोकस को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और हम मुख्य फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। आप चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में आपके सामने हमने एक अवतल दर्पण बनाया है और एक उत्तल दर्पण बनाया है। और आप सभी लोग जानते हो कि अवतल दर्पण में आपका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के बारे में हमने बताया है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? दर्पण की मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण के परावर्तक तल से जैसे टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। आप देख रहे हो कि जितनी भी समांतर किरणें हैं ये दर्पण के परावर्तक तल पर आपतित होती हैं और आपतित होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। इसी प्रकार आपके सामने उत्तल दर्पण बनाया गया है। आप सभी लोग जानते हो कि उत्तल दर्पण में परावर्तक तल आपका उभरा हुआ होता है। तो जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं और इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो आपतित होने के पश्चात वे दर्पण के परावर्तक तल के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को हम उस दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने चित्र के माध्यम से मुख्य फोकस की परिभाषा को भली भांति समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम फोकस दूरी की परिभाषा को जानेंगे। फोकस दूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। आप चित्र को ध्यान से देखिए। आपका जो दर्पण का ध्रुव है और अभी हमने आप लोगों को मुख्य फोकस की परिभाषा बताई है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। चित्र में आप देख पा रहे हो कि हमने दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा है और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस फार्मूले को आप याद रखना, इसकी मदद से आप काफ़ी न्यूमेरिकलों को सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने फोकस दूरी की परिभाषा को भी समझ लिया होगा। अगली परिभाषा हम जानेंगे फोकस तल की। फोकस तल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोकल प्लेन। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को दर्पण का हम फोकल तल बोलते हैं। चित्र को आप ध्यान से देखिए। जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं उस बिंदु को हमने बोला है क्या? मुख्य फोकस। और यहाँ पर फोकस तल में आपको बताया गया है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को हम दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो चित्र में मैंने आप लोगों को फोकस तल को डॉटेड लाइनों से दिखाया है। तो ये जो फोकस तल है ये मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है और मुख्य फोकस से होकर जाता है। ठीक है, तो फोकस तल की क्या परिभाषा होती है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला जो तल होता है वो दर्पण का फोकस तल कहलाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने फोकस तल की परिभाषा को भी समझ लिया होगा। अब हमारी गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में एक लास्ट परिभाषा बची है, दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का हम द्वारक कहते हैं। यानी गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके व्यास को हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं और उसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं।
तो इस प्रकार आप लोगों ने आज की क्लास में गोली दर्पण के प्रकार और गोली दर्पण से संबंधित सभी परिभाषाओं के बारे में जाना। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।